हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड की भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या करेंगे, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 7 जिसका नाम क्या है, किशोरावस्था की ओर। और इस पाठ को हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, एक बार जल्दी से देखिए। इस पाठ की बात करें तो इस पाठ में जो कि हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, पार्ट 7। अब इस पार्ट का जो चैप्टर एक्सप्लेन था, एक्सप्लेनेशन, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 8 to 9 जो टॉपिक्स थे हमारे, उन सभी टॉपिक के साथ हमने इसका क्या किया है, एक्सप्लेनेशन देख लिया है। साथ ही जितनी एक्टिविटीज थी वो भी देख ली हैं। ठीक है, कोई टेबल है, चार्ट है, तो हमने उनको भी देख लिया है, कर लिया है। और आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, हमारे अभ्यास प्रश्न। तो भाई देखो, हमारा पार्ट 7 जो था उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है कि कोई भी टॉपिक बचा हो, कोई एक्टिविटी बची हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने किसी भी टॉपिक को नहीं देखा है, और ये हर एक टॉपिक के साथ हैं ये सारे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही में हम 2-2, 3-3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, पढ़ाया गया है। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट जाता है, छूट गया है, तो आप क्या उसको वापस से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही देखिए, हम अभी क्या कर रहे हैं, पार्ट 7 कर रहे हैं। इससे पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने 6 चैप्टर भी पढ़ चुके हैं पहले के, और उन्हें भी कुछ इसी तरीके से हमने पढ़ा है कि पहले हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है हर एक टॉपिक के साथ, उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया है, अपने अभ्यास प्रश्न किए हैं, फिर उस पार्ट से बनने वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो किए हैं, साथ ही उन पार्ट से बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने उनको किए हैं, और कुछ इस सीक्वेंस में हम इन पाठों को पढ़ चुके हैं। अगर आपका कोई चैप्टर छूट गया है, एमसीक्यू वाला पार्ट छूट गया है, एमआईक्यू छूट गए हैं, या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन छूट गए हैं, या चैप्टर एक्सप्लेनेशन में कोई टॉपिक छूट गया है, या पूरा का पूरा पार्ट ही छूट गया है, तो ऐसी कोई भी स्थिति अगर आपके सामने आ रही है तो आपको करना क्या है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, नहीं, आपको बस जाना है, अपनी क्लास देखनी है, अपना सब्जेक्ट देखना है, और जिस सब्जेक्ट के आपको जो भी चैप्टर चाहिए, जो भी टॉपिक चाहिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। काफी ज्यादा अरेंज वे में आपको सारी चीजें मिलेंगी कि आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। साथ ही अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो कहाँ 6 से लेकर के 12th तक में है, तो आप उनसे भी उनके क्लास के, उनके सब्जेक्ट के वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, उनको भी क्या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई अपने चैप्टर की बात कि हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कहाँ, हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, क्या होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मतलब आज हम करेंगे अपने अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, हम ये तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और बोलना चाहूंगी कि फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि भाई ये तो आपके चैप्टर के क्या हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, और ये सिर्फ आपके ही लिए नहीं आवश्यक है, ये आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर करो जल्दी जल्दी, है ना, और साथ ही सेशन को लाइक भी किया करो। ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है,
शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ का क्या नाम है? क्या पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर में ये जो परिवर्तन होते हैं इनके लिए जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं उनमें से जो एक स्त्रावित पदार्थ है, ठीक है, हमारे शरीर में क्या होती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्त्रावित होता है जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो वो क्या, कौन सा पदार्थ है, उसका क्या नाम है, हमें ये बताना है। जितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है, चीजें याद हैं, बहुत अच्छे से समझे हुए हैं, वो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। देखें आंसर, चलो। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ का नाम क्या है? हार्मोन है, ठीक है, ओके। चलो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। क्या करना है? जो किशोरावस्था है उसको हमको परिभाषित करना है। तो ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल है। चलो, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। अब क्या, हमारे एक ऐसी अवधि होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस समय में हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के द्वारा हमें क्या आती है, हमें जनन परिपक्वता आ जाती है। तो वही क्या कहलाता है, वह समय हमारा किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहता है। तो इसका टाइम क्या रहता है, इसकी अवधि कितनी रहती है? 11 वर्ष की आयु से लेकर 18 से 19 तक। अब ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से देखने को मिल सकती है। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके अभ्यास के प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो चलो इनको बता देते हैं, फटाफट से करेंगे आंसर भाई। देखें आंसर, चलो देखो, स्त्रियों में यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाणुओं में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय के द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधम कहते हैं। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने तब भी समझा था। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो हमने कब पढ़ा था, जंतुओं में जनन जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि किस प्रकार से अंडाशय में अंडाणु बनता है और वो अंडवाहिनी के द्वारा आता है और निषेचित हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है तो वो जो क्या है, अंडाणु है वो टूट जाता है और गर्भाशय की मोटी परत के साथ रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव की तरह शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहेंगे। ओके, क्लियर? चले भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। अब क्या होता है, यौवनारंभ के समय पे हमने जो कुछ परिवर्तन पढ़े थे, है ना, तो वो परिवर्तनों की हमको क्या बनाना है, एक सूची बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है और सारे परिवर्तनों को लिखना है। तो चलो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितने ऐसे परिवर्तन याद हैं। जल्दी से अपनी लिस्ट बनाओ, फिर मैं तो देखो आपको आंसर बताऊंगी ही, लेकिन आपको कितने याद हैं ये कौन बताएगा, आप बताओगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बताया? चले आगे देख लें आंसर। चलो देखो, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लंबाई में वृद्धि, दूसरा शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तीसरा क्या था? स्वर में परिवर्तन, फिर स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास और मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। ये सभी क्या हैं? ये सभी यौवनारंभ के समय होने वाले जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हैं। ठीक है, चले भाई प्रश्न नंबर 5 पे। चलो, प्रश्न 5 है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। अब हमको ऐसे 2 कॉलम बनाने हैं, एक साइड पे हम अंतःस्रावी ग्रंथि लिखेंगे और इसमें से कौन सा हार्मोन्स जो है वो स्रावित होता है हम उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें कॉलम बनाना है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर हमने कॉलम बनाया, एक साइड हमने लिख लिया अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और दूसरे साइड हमने क्या लिखा? जो उसमें से हार्मोन स्रावित होता है वो। तो पहला है पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, या तो पीयूष ग्रंथि लिखा मिलेगा या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि लिखा मिलेगा। इसमें से अगर हम देखें कि कौन सा हार्मोन होता है स्रावित, तो देखो अनेक हार्मोन स्रावित करती है जिनमें वृद्धि हार्मोन तथा लैंगिक उद्दीपन हार्मोन होते हैं। अब पहली बात तो ये कि जो पीयूष ग्रंथि है ये क्या करती है? सभी हार्मोन्स को नियंत्रित करके रखती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वृद्धि हार्मोन की बात करें तो वृद्धि हार्मोन को कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। दूसरी चीज, जो लैंगिक उद्दीपन हार्मोन्स होते हैं इनको उद्दीपित कौन करता है? लैंगिक हार्मोन्स उस जगह पे रहते हैं लेकिन संकेत भेजने का काम कौन करता है? ये पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसका? थायराइड। तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होगा। एड्रेनल ग्रंथि से कौन सा स्रावित होगा? तो इससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा। ओके, थोड़ा थोड़ा इनके नाम से मैच करता हुआ है तो ये आपके लिए याद करने में भी इजी होगा। आगे चलें, अब इतने नहीं है और भी हैं, आप पहले इन्हें देख लीजिए उसके बाद आगे वाले देखिए। चले आगे, देखो वृषण से अगर हम बात करें तो यहां से कौन सा होगा? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होगा, जो कि पुरुष हार्मोन होता है, ये स्रावित होता है। वहीं हम अंडाशय की बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा, जो क्या होता है? स्त्री हार्मोन होता है। और पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। यहाँ पर अग्नाशय लिखा भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन। ओके, क्लियर? चलें आगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार बताइए भैया। 3 क्वेश्चन पूछे इसमें। पहला तो इन्होंने पूछ लिया कि ये लिंग हार्मोन है क्या, दूसरा बोला कि इनका नामकरण इस प्रकार क्यों हुआ, और फिर उनके प्रकार भी पूछे हैं। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें पूछ रहे हैं, देख रहे हो आप। इसलिए हमको किसी भी टॉपिक को पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही चीज पूछी जाए। इन्होंने उस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया एक तरह से, तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। अब देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि लिंग हार्मोन क्या है और इनको ऐसा नाम क्यों दिया। फिर हम इनके किनकी कार्यों की बात करेंगे, प्रकारों की बात करेंगे। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। अब जो अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, जहां पर वृषण और अंडाशय आ जाते हैं, इनमें से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्रावित होते हैं? लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। और जो अब कौन सा हो रहा है? वृषण से हम बात करें तो कौन सा हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन।
अंडाशय से अगर बात करें तो कौन सा, एस्ट्रोजन। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो गौण लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं ना, लड़का या लड़की के शरीर में ऐसे कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से उन दोनों की अलग अलग पहचान हो पाती है। तो ये वाले जो लक्षण हैं इसके लिए ये जो लैंगिक हार्मोन है यही जिम्मेदार होते हैं, जो लड़कों को लड़कियों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। अब क्योंकि लड़का और लड़की ये दो अलग अलग लिंग है, ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है, अलग अलग लिंग है, तो इसी वजह से इनको लैंगिक हार्मोन कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में रहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है ना, ये उसके किस में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं। जब तक वो संकेत नहीं करेगी ये अपने आप को स्रावित नहीं करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर। अब प्रकार देखते हैं। लिंग हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब भाई हार्मोन्स जो हैं हमको पता है कि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं या अंतःस्रावी तंत्र होता है ये वहां से स्रावित किए जाते हैं। आगे देखिए, अभी प्रकार खत्म नहीं हुए हैं, चले आगे। चलो अब देखो ये क्या होता है, इनके जो कार्य हैं, यौवनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करना प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है, जैसे कि चेहरे पर बालों का आना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गौण लैंगिक लक्षण हैं उसके लिए यह हार्मोन क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं और इस प्रकार के परिवर्तन, चेहरे पे बाल आना, इस तरह के परिवर्तन को दिखाते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यौवनारंभ के साथ लड़कियों में अंडाशय स्त्री हार्मोन जो क्या होता है, एस्ट्रोजन स्रावित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन एवं दुग्ध ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। तो जिस प्रकार से लड़कों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं ऐसे ही लड़कियों के शरीर में भी कुछ गौण लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ये लैंगिक हार्मोन की वजह से होता है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, ओके। चले आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो अब हमारे पास क्या आ गए, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सही विकल्प चुनिए। अब भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले काम हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जिन बच्चों ने लाइक और शेयर नहीं किया है अभी तक, भाई जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, है ना। आधे अभ्यास प्रश्न हम कर चुके हैं, आधे बच्चे हैं, अब तो बुला लो अपने दोस्तों को। और साथ ही भाई जो बच्चे अपनी प्रेजेंट नहीं लगा रहे हैं ना, लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात, फटाफट से लाइक भी कीजिए। चले हम सही विकल्प की तरफ। तो देखो पहला सही विकल्प है हमारा, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि अब देखो 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, क्योंकि किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कौन सा वाला, सेकंड, बहुत बढ़िया। कौन सा होगा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को भूख लग रही है हर समय, इसके लिए नहीं, है ना, उसकी स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती हैं, ये भी नहीं है, और मस्तिष्क का विकास ये भी नहीं है। कौन सा वाला सही है, सेकंड वाला सही है। ओके, चले भाई नेक्स्ट वाले पे। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्त्रियों में जनन आयु मतलब जनन काल जो होता है उसका प्रारंभ उस समय होता है जब उनके
ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्त्रियों की जनन आयु प्रारंभ हो जाती है, मतलब जनन काल प्रारंभ हो जाता है? कौन से वाले ऑप्शन की वजह से? जल्दी बताएंगे, देखिए आंसर। तो कौन सा है? ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। जब लड़कियों में ऋतुस्राव प्रारंभ होगा तभी उनके जनन काल का प्रारंभ होगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ये काम के नहीं हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट वाला देखिए, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। कौन सा वाला? किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सा भोजन सबसे अच्छा है? भाई चिप्स, नूडल्स, कोक नहीं लिखेगा कोई भी, पता है मुझे आपको यही पसंद है, लेकिन कोई भी लिखेगा नहीं, उसके लिए जो सर्वोचित है वही बताएगा। ये तो आपको भी पता है कि उचित क्या क्या है, लेकिन आप लोग क्या उसका पालन नहीं करते हो, है ना, अपने मन की सुनते हो, बहुत गलत बात। क्या होता है? रोटी, दाल, सब्जियां। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बाकी किसी ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखे। अब भाई हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक आ जाएंगे, इन पे हमको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। पहला है हमारे पास एडम्स एप्पल, जिसकी यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है। तो एडम एप्पल क्या लिखेंगे? किशोरावस्था में लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। अब ये जो लैरिंग्स है, स्वर यंत्र जो है, ये क्या है? होता तो दोनों में, लड़का लड़की दोनों में, और दोनों के में ही क्या होता है? विकास होता है। लेकिन लड़कों का जो होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लड़कों में बड़ा हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, और इस प्रकार से वो क्या दिखाई देने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों में दिखता नहीं है तो होता ही नहीं है, होता है, पर हमारा बहुत छोटा होता है, इस तरीके से उभरा हुआ नहीं होता, इसलिए हमें नहीं दिखाई देता, हमारे गल पे नहीं दिखता। लेकिन लड़कों का जो होता है वो ज्यादा विकसित हो जाता है, और वो क्या, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, और इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही एडम्स एप्पल कहते हैं, या फिर कंठमणि कहते हैं। ओके, ये तो पहला वाला टिप्पणी हो गया। दूसरा देखें, चलो दूसरा आ जाता है हमारे पास गौण लैंगिक लक्षण। चलो इस पे भी टिप्पणी देनी है, जल्दी से बताओ क्या होंगे। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए थे पिछले वाले के? लो एक बार और लगाती हूँ, चित्र के साथ भी लेना हो तो ले लो। बढ़े आगे, चलो ठीक है, बताओ क्या होगा। चलो अब अगर हम गौण लैंगिक लक्षणों की बात करें, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो इसमें युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या होता है कि लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगेगा, ठीक है, और लड़कों में वही बात करें तो उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगेगी। अब जो लड़कियों में परिवर्तन आ रहा है वो लड़कों में नहीं होगा, जो लड़कों में आ रहा है वो लड़कियों में नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है कि ये लक्षण जो है लड़की और लड़के को भिन्न भिन्न अलग अलग बनाते हैं, इनको पहचानने में मदद करते हैं, और इनको ही हम क्या कहते हैं? इनको ही हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं, लड़के व लड़कियों दोनों में ही बगल तथा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ये सभी परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और हार्मोन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित
होते हैं। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, मतलब स्रावित करती हैं, जिनके द्वारा लड़के और लड़कियों में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं शरीर में, और यही क्या है, यही सभी गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। ओके, चलें भाई आगे तीसरे वाले पॉइंट पे। देखो तीसरा वाला क्या है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। अब हमें क्या करना है, गर्भस्थ शिशु में जो बच्चा गर्भ में है उस बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, हमको ये जानना है। तो चलो देखते हैं। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब जितने भी मनुष्य हैं उनकी कोशिकाओं की बात करें, उसमें क्या होगा, कोशिका है तो केंद्रक तो होगा ही, उसमें कितने जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र मतलब कि एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, मतलब कि 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है इसमें जो एक जोड़ा है जो कि किसमें होता है, नर लड़के आदमी में, है ना, वो जो होता है वो क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। आगे जानते हैं, युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है, ये जो 23वां जोड़ा है, ठीक है, ये लड़का और लड़की दोनों का 23वां जोड़ा, इसमें 2 प्रकार के हो जाते हैं, X और Y। क्या हो जाता है, X और Y, और इनके पास तो भाई सेम ही रहता है, लड़कियों के पास 22 से ले लो 23 से ले लो, बात तो वही है, X ही होता है, इनके पास अलग होता है X और Y। तो अब क्या होगा कि देखो पहले यहाँ पे पढ़ लो, उसके बाद में समझा देती हूँ। जिसमें एक प्रकार में एक X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण के लिए पिता के लिंग गुणसूत्र उत्तरदायी हैं। अब यहाँ पे अगर क्या हुआ, इनका X मिला, इनका तो X ही है, तो ये दोनों अगर निषेचित होते हैं तो यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा वो कौन होगी, लड़की होगी, क्योंकि वो XX से बनी हुई है, ठीक है, XX गुणसूत्र से। लेकिन अगर ये वाला और ये वाला निषेचित होता है गुणसूत्र, जो कि मिलके क्या बन जाएगा, XY, तब कौन पैदा होगा, तब लड़का पैदा होगा। तो इस प्रकार से जो पिता के गुणसूत्र होते हैं उसकी वजह से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ओके, चलो भाई यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखें, चलो अब हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है जो कि एक शब्द पहेली है। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे बाईं से दाईं ओर दिया है, ऊपर से नीचे की ओर दिया हुआ है। बाईं से दाईं में तीसरे वाले में देखो इन्होंने लिखा है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, तीसरा यहाँ पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन, है ना, यही हार्मोन है ना जो स्रावित होता है एड्रिनल से। अभी आपने पूरा चार्ट देखा था। अब यहाँ पे आता है मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। चौथा क्या होता है, कायांतरण, है ना, यही होता है। आगे देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। पांचवा, हार्मोन्स। क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन ही होते हैं। किशोरावस्था को कहा जाता है, यहां पे है टी से है, टीनेजर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, तो इनका क्या हो जाएगा, कहां पे ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, भाई ये तो कुछ अलग लग रहा है, पहले वाले में तो ये बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो हमको ये दिए हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। स्वर पैदा करने वाला अंग,
सेकंड में तो यहाँ पे आ जाएगा स्वर यंत्र, ठीक है। और स्त्री हार्मोन तो ये होता है एस्ट्रोजन। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, या तो ये गलत दिया हुआ है ना, या फिर ये गलत जगह पे दिया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम यहाँ पे क्या आना चाहिए? भाई ऐसा नाम तो हमने नहीं पढ़ा है। चलो आंसर में देखते हैं। वैसे तो क्लियर था, सही चीज भरी थी, है ना। अच्छा ये इतना ही जाएगा, ये पूरा नहीं होगा। नलिका, ठीक है। और ये है वही देखो, एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, टीनेजर्स, कायांतरण, और ये स्वर यंत्र, ठीक। ओके चलें आगे। क्या दिया है प्रश्न 10 पे? नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमको एक चार्ट दिया है, लड़के और लड़कियों की लंबाई दी हुई है, हमको ग्राफ बनाना है और उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। यह हमको कुछ आंकड़े हैं, ये आंकड़े दिए हुए हैं और यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। तो देखो ग्राफ हमने ये बनाया हमारा कि इस प्रकार से हमने सबका लिया। हम यहाँ पे लड़के को ब्लू से दिखा रहे हैं, लड़की को पिंक से दिखा रहे हैं। लड़के की ऐसे आयु बढ़ी 4 साल में इधर, फिर 8 साल में इधर, 12 साल में इधर, ठीक है। और लड़कियों की यहाँ बराबर है और थोड़ी सी आगे चली जाएगी 12 साल में, ठीक है, 16 साल में आगे, और फिर इसके बाद 20 साल में ये बड़े हो जाते हैं, ये इनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हो। उत्तर देखेंगे कि क्या स्पष्ट हुआ है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है, ठीक है। 4 से 8 वर्ष के अंतराल में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक तेजी से बढ़ती है। अब 4 से 8 वर्ष में लड़कों की तेज बढ़ेगी, लड़कियों की थोड़ी कम बढ़ेगी। फिर एकदम से क्या होगा, 8 से 12 वर्ष के अंतराल में लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज्यादा हो जाती है, तेज बढ़ने लगते हैं। और 16 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते दोनों की लंबाई कितनी हो जाती है? लगभग समान हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से क्या होता है कि जो 16 से 20 वर्ष की आयु है, इसमें लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक हो जाती है। 8 से 12 क्या था, जब छोटे थे तब तो समान थे, है ना, जब छोटे थे। फिर क्या हुआ, 4 से 8 साल में लड़के बढ़ गए, लड़कियां थोड़ी छोटी रह गई। फिर 8 से 12 में लड़कियां बढ़ गई, लड़के थोड़े छोटे रह गए। फिर उसके बाद ये लोग जब तक 16 साल के हुए तो इनकी लगभग बढ़ चुकी थी, ये भी दोनों समान पे आ गए। लेकिन 16 के बाद इनकी बहुत ही कम दर से बढ़ती है और इनकी एकदम से बढ़ती है, तो लड़के लंबे हो जाते हैं, लड़कियां छोटी हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग, अब ऐसा नहीं कि ये मैंने लिख दिया है तो ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है मैम, जो आपने बोला ये एकदम ट्रू है, नहीं, कहीं कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलता है। कभी कभी लड़कियों की हाइट भी अच्छी खासी लंबी बढ़ जाती है और कभी कभी लड़कों की हाइट जो रहती है वो भी थोड़ी कम रह जाती है। अब ये कैसे? वही हमने बात की थी किसकी? पोषण की। तो हो सकता है कि जब वृद्धि कर रहे हों तब कुछ ना कुछ कमी रह गई हो किसी ना किसी चीज में, जिसकी वजह से प्रॉपर वृद्धि नहीं हो पाई, ठीक। यहाँ पे भाई हमारा अभ्यास प्रश्न वाला एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं अपने इस पार्ट से बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में।
साथ ही अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।